हेलो एवरीवन। हम प्रीवियस ईयर में जितनी भी एरर्स आई है उन्हें एनालाइज कर रहे हैं। हम देख चुके हैं CGL 2025 में टोटल 82 एरर्स आई थी जिन्हें हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि फेज 13 में जो एरर्स आई है उनको एनालाइज कर रहे हैं। और टोटल फेज 13 में 66 एरर आई है। टोटल 24 शिफ्ट हुई थी जिसमें 66 एरर्स आए हुए हैं। तो देखते हैं हमारा जो पहला एरर है उस पर। सस्पेक्ट वॉज चार्ज्ड ऑफ मर्डर आफ्टर द पुलिस फाउंड द वेपन इन हिज कार। हमें ध्यान रखना है कि जो चार्ज्ड है, अब हम किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो चार्ज्ड के साथ जब आरोप लगा रहे हैं तो हम ऑफ का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं विथ। तो चार्ज्ड विथ मर्डर आफ्टर द पुलिस फाउंड द वेपन इन हिज कार। तो मैंने बताया कि चार्ज्ड का साथ हम जब विथ का यूज़ करते हैं तो कब करते हैं, जब किसी पे आरोप लगाया जाता है, किसी क्राइम का आरोप लगाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, विथ का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं। We walked across the river bank and rested under the old bridge. अब we walked across the river bank। अब आपको यहाँ पे दो वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। एक वर्ड है across और एक है along। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताऊँ तो across का जो मतलब होता है वो एक साइड से दूसरी साइड होता है। क्या होता है? एक साइड से दूसरी साइड। तो across का यूज़ हम कब करते हैं? जब when we moving from one side to the अदर, जरा एक साइड से, जैसे मैं बोलूँ कि कोई इंसान या कोई आदमी यहाँ खड़ा है और वो एक साइड से जब दूसरी साइड जा रहा है तो हम इसके लिए, यानी वो रोड क्रॉस कर रहा है, रोड की एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, इसका मतलब हम यूज़ करेंगे अक्रॉस का। और अलोंग का यूज़ कब करते हैं? जैसे कोई रोड है या कोई नदी है तो जब हम उसके साथ चलते हैं, पैरेलली उसके साथ चलते हैं तो हम अलोंग का यूज़ करते हैं। और जैसे आप कोई है और आपके साथ कोई आपका पार्टनर है तो जब आप पार्टनर के साथ या किसी के साथ चलते हैं तो हम यूज करते हैं अलोंग विथ का। किसका यूज करते हैं? अलोंग विथ का। तो तीनों वर्ड समझ आए कि अक्रॉस मतलब जब एक साइड से हम दूसरी साइड जाने की बात करें, अलोंग मतलब हम किसी चीज के साथ पैरेलली चल रहे हो, और जब दो लोग साथ में चल रहे हैं तो अलोंग विथ समवन। तो जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अक्रॉस द रिवर बैंक एंड रेस्टेड अंडर द ओल्ड ब्रिज। तो जब रिवर बैंक यानी नदी के किनारे की बात हो रही है तो नदी के किनारे को पार तो नहीं करेंगे, नदी के किनारे के साथ चलेंगे, तो हम अक्रॉस का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे अलोंग का। अब ये इस टाइप की एरर आप किसी रूल से सोल्व नहीं कर सकते, आपको पता है तो ठीक है मीनिंग, तभी आप सोल्व कर पाओगे। तो आपको हर वर्ड का एक बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। कई बार सवाल आए हैं अक्रॉस और अलोंग से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विक्टिम वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज FIR। चलो कोई नहीं, छोटी सी एरर है। FIR के साथ ए का यूज नहीं करेंगे, हम एन का यूज करेंगे। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। कौन से आर्टिकल? इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट होते हैं ए और एन, ए और एन, और डेफिनिट होते हैं द। ए और एन के लिए का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, वो द एक स्पेसिफिक कंडीशन या पर्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर FIR का जो स्टार्टिंग है वो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए हमने ए की जगह एन का यूज किया। तो ए और एन का यूज हम वोवेल साउंड के लिए करते हैं, और वोवेल साउंड क्या होते हैं? होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। दे गेव मी अ फर्नीचर दैट मैच्ड परफेक्टली विद द रूम। अब फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मिल्क, शुगर, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, और इनको हम प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एस और ईएस का यूज़ भी नहीं करते। तो हमें जब अगर दे गेव मी फर्नीचर के साथ हमें लिखना है तो हम लिखेंगे अ पीस ऑफ फर्नीचर। क्या लिखेंगे? अ पीस ऑफ फर्नीचर।
ये तो सिंगुलर हुआ। अगर इसको प्लूरल लिखना है तो आप लिख सकते हैं पीसेस ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर के कई सारे पीसेस। और कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं? कई बार जैसे आपको इंफॉर्मेशन के साथ एस लगा के दे देता है वो इंफॉर्मेशन, ध्यान रखें इसमें एस और एस नहीं लगता है। मिल्क, इसके लिए आपको सम लगाना पड़ेगा, सम मिल्क। शुगर। हेयर भी ध्यान रखना, हेयर का हेयर्स नहीं होता है, हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आप काउंटेबल नाउन जैसे कार है तो कार्स बोल सकते हैं, सिटी को सिटीज, ये स्टार स्टार्स, इस टाइप से। पर ये अनकाउंटेबल नाउन में एस और एस का यूज नहीं होता है। एक फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, इक्विपमेंट के लिए, इक्विपमेंट में भी आप एस और एस नहीं लगा सकते। आगे देखते हैं। द इंफॉर्मेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड शुड बी चेक्ड केयरफुली। अभी हमने देखा कि द इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। तो इसके साथ हम आर का यूज़ थोड़ी करेंगे, क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करते थे? इसका। तो इंफॉर्मेशन इज एक करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए जिसमें आर का यूज़ नहीं करेंगे, इज का यूज़ करेंगे। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन इन द क्लास वर एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। यहाँ एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको वर्ड देखने को मिले एवरीवन, ईच, एवरी, नथिंग या एवरीथिंग, या बोल सकते हैं एनीथिंग और आइदर या नाइदर, आइदर या नाइदर। जब भी आपको सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिले तो हमेशा ध्यान रखें कि ये एक सिंगुलर नाउन को डिनोट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर वर्ब। तो हम इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो एवरीवन इन द क्लास, जैसे ही क्वेश्चन में हमने देखा कि एवरीवन इन द क्लास, और अभी हमने पढ़ा कि एक सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो क्लास की बात हो रही है यानी एवरी स्टूडेंट की बात हो रही है, एवरी स्टूडेंट की बात हो रही है। और एवरी स्टूडेंट के लिए हम वर्क का यूज़ थोड़ी करेंगे, हम वॉज का यूज़ करेंगे कि सारे बच्चे एक्साइटेड थे, कि हर एक बच्चा एक्साइटेड था। तो यहाँ आएगा हर एक बच्चा एक्साइटेड था। ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन, वॉज वर एक्साइटेड की जगह वॉज एक्साइटेड। आगे बढ़ते हैं। आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, एवरीवन, ईच, एवरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, आइदर, नाइदर। कई बार सवाल आते हैं और रिपीट होते हैं सेम कॉन्सेप्ट में। सी स्पीक्स वेरी सॉफ्ट व्हेन सी इज इन द लाइब्रेरी विद हर फ्रेंड। अब हमने देखा कि जो सी है वो सब्जेक्ट है और स्पीक्स जो वर्ब है सिंगुलर वो तो सही यूज हुई है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि वेरी एक एडवर्ब है और सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है। सॉफ्ट क्या होता है? एक एडजेक्टिव है। लेकिन हमें स्पीक्स एक वर्ब के लिए एक एडवर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ सॉफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ सॉफ्टली का यूज़ करेंगे। सॉफ्टली एक एडजेक्टिव एडवर्ब होता है और सॉफ्ट एडजेक्टिव होता है। हमें यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि अगर नाउन के साथ लास्ट में एल वाई लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और वहीं एडजेक्टिव के साथ लास्ट में एल वाई लगा दिया जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसा कि हमने सवाल में देखा कि सॉफ्ट में हमने एल वाई लगा दिया सॉफ्टली, तो वो क्या बन गया? एक एडवर्ब बन गया। और यहाँ पे जो एडवर्ब होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को। तो यहाँ पर हमें वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब की जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ पे सॉफ्ट की जगह सॉफ्टली का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही सो एन ईगल, अ स्पैरो एंड अ आउल फ्लाइंग अबव द ट्रीज। अब जैसे सवाल में हम देखते हैं क्वेश्चन में कि एन ईगल, अ स्पैरो
एंड अ आउल। तो आउल जो है वो तो वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ए का यूज़ नहीं करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। आसान सवाल है। एंड अ आउल, आर्टिकल की एरर थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गेव अ स्ट्रांगली रिप्लाई टू द एक्यूसेशन मेड अगेंस्ट हर। अब यहाँ पे जो रिप्लाई यूज हुआ है ये एक नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है एक एडजेक्टिव। बट यहाँ जो स्ट्रांगली है ये एक एडवर्ब है, तो हमें यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी? एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो जो स्ट्रोंग है वो क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, और स्ट्रांगली एक एडवर्ब होता है। तो सी गेव अ स्ट्रोंग रिप्लाई, ना कि स्ट्रांगली रिप्लाई, क्योंकि जब उसने रिप्लाई दिया तो एक स्ट्रोंग रिप्लाई दिया, और हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव की जरूरत थी, इसलिए हमने यहाँ स्ट्रोंग लगाया, ना कि स्ट्रांगली लगाया। जैसे कई वर्ड होते हैं, जैसे हार्ड, हार्ड एक एडजेक्टिव होता है, और इसमें अगर एल वाई लगा दिया जाए हार्डली तो वो एक एडवर्ब बन जाएगा। वहीं पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सॉफ्ट, सॉफ्ट एक एडजेक्टिव होता है, और इसके साथ अगर सॉफ्ट के साथ एल वाई लगा दी जाए तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ही रिपीटेड अगेन द इंस्ट्रक्शंस सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड क्लियरली। हमेशा ध्यान रखें कि रिपीटेड के साथ अगेन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक सुपरफ्लोस कंडीशन बनाता है। और सुपरफ्लोस कंडीशन क्या होती है? सुपरफ्लोस कंडीशन होती है अननेसेसरी या ज़रूरत से ज़्यादा। तो हमें यहाँ अगेन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिपीटेड ही अकेला काम चला देगा। तो ही रिपीटेड द इंस्ट्रक्शंस। और भी कुछ वर्ड होते हैं ऐसे, जैसे जैसे कई बार यूज़ होता है अ ब्लंडर मिस्टेक, लेकिन यहाँ पे जो ब्लंडर है उसी का मीनिंग होता है एक बड़ी भूल या बिग मिस्टेक। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मिस्टेक का यूज़ करना जरूरी नहीं है, अब ब्लंडर से हमारा काम चल जाएगा। या जैसे एक और जगह एक और यूज़ होता है फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। अब फाइनल डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन तो अपने आप में फाइनल है, डेस्टिनेशन तो अपने आप में फाइनल है, तो इसके आगे फाइनल लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। द मैनेजर आस्क्ड हर टू कम अप विथ टू अ न्यू सॉल्यूशन टू अ रिकरिंग प्रॉब्लम। द मैनेजर आस्क्ड हर। अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे टू कम अप विथ एक फ्रेजल फ्रेज का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया? एक फ्रेज का, जिसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। द मैनेजर आस्क्ड हर टू कम अप विथ टू अ न्यू सॉल्यूशन फॉर द रिकरिंग प्रॉब्लम। अब जैसे यहाँ पर एक फ्रेज का यूज़ किया है टू कम अप विथ, जिसका मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस और सजेस्ट न्यू आइडिया और सॉल्यूशन, यानी न्यू आइडिया और सॉल्यूशन को प्रोड्यूस या सजेस्ट करने की बात हो रही है। तो जब इस फ्रेज के अंदर ही टू वैसे ही लगा हुआ है, तो हमें एक एडिशनल टू की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हम सीधे सीधे लिख सकते हैं टू कम अप विथ अ न्यू सॉल्यूशन। अब इस टाइप की एरर थोड़ी सी आपको स्किल मांगती है। अब स्किल कैसे आती है? स्किल आती है रीडिंग से, और रीडिंग भी आपको कई बार 3 स्टेप में करनी पड़ती है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। जैसे कि आपको पहले रीडिंग, कभी भी आप टाइम से मत करो कि मैं डेली आधा घंटा पढ़ूंगा या 1 घंटा रीडिंग करूंगा, ये गलत है। हमेशा आप एक डिसाइड करो, एक मार्जिन डिसाइड करो कि हाँ मैं डेली 2 पेज रीडिंग करूंगा। जैसे आप 8-10 दिन तक रीडिंग कर पाओ, तो फिर आप इस पेज को बढ़ा सकते हो, 3 से 4 पेज आप डेली रीडिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 8-10 दिन तक 2 पेज पढ़ोगे तो आप उसमें अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे उस चीज़ को पढ़ने में। वरना पहले दिन तो आपको शायद आधा पेज पढ़ने में ही बोर लगे, या आप 1 पेज भी ठीक से ना पढ़ पाओ। तो इस तरह से आपको एक मार्जिन लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और टाइम के हिसाब से पेजों को बढ़ाना है। कभी भी टाइम के हिसाब से मत करो कि आधा घंटा पढ़ूंगा 1 घंटा पढ़ूंगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं है। रीडिंग को मार्जिन के हिसाब से बनोगे, हाँ 2 पेज पढ़ना है मतलब पढ़ना है। और इस टाइप के जब फ्रेज आपको रेगुलर रीडिंग में देखने को मिलेंगे तो आपकी स्किल डेवलप होगी। जब भी आप ऐसे चीज़ों को देखोगे तो आप झट से पकड़ लोगे चीज़ों को कि हाँ ये कुछ अलग लग रहा है। तो हमारा जो एरर है वो थर्ड ए में है, टू आ न्यू सॉल्यूशन में टू हटाना पड़ेगा हमें। आगे देखते हैं। द मैनेजर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक आउट ड्यूरिंग द मीटिंग यस्टरडे। ठीक है, पॉइंट आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है छांटना या अलग करना। तो पॉइंटेड आउट में जब आउट लगा है तो हम अलग से आउट का यूज क्यों करेंगे मिस्टेक के साथ?
पॉइंटेड आउट में पहले से आउट मिक्स है या लगा हुआ है तो हम एक्स्ट्रा आउट की यूज जरूरत नहीं है हमें। तो द मैनेजर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक ड्यूरिंग द मीटिंग स्टडी, एक सुपरफ्लोस कंडीशन थी क्वेश्चन में। एरर हमारा है सेकेंड पार्ट में ऑप्शन नंबर बी, यहाँ आउट की हमें जरूरत नहीं है। सुपरफ्लोस से काफ़ी एरर देखने को मिले फेज में। ही राइट्स पोएम्स एंड रिसाइट देम एट स्कूल इवेंट। अब यहाँ पे ही और राइट्स, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, और राइट क्या है, एक वर्ब है। उसके लिए पोएम ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा कि पोएम लिखी। लेकिन जब एंड के साथ हमने आगे देखा तो जो रिसाइट है वो एक नया फ्रेज बन रहा है। तो यो रिसाइट है ये भी एक वर्ब है। अब वर्ब जो है ये किस सब्जेक्ट के लिए आ रही है, तो हमें देखना है कि ये जो वर्ब है ये ही के लिए आ रही है। लेकिन ही तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए हमें यहाँ पे एस या ई एस का यूज़ करना पड़ेगा। तो रिसाइट नहीं रिसाइट्स होगा। ऑप्शन नंबर बी, रिसाइट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, रिसाइट्स। सी इज अ टैलेंटेड सिंगर एंड अ ग्रेट डांस इन अ ग्रुप। सिंगर एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, पर्सन को रेफर कर रहा है, एक टैलेंटेड सिंगर, और कौन है वो, सी। सी एक टैलेंटेड सिंगर है। वहीं पर सी जो है वो एक ग्रेट डांस थोड़ी है, वो तो डांसर है यानी डांस करने वाली है। तो यहाँ पे डांस का यूज़ नहीं होगा, हमें यहाँ एक नाउन की जरूरत पड़ेगी, डांसर, ना कि डांस। तो पर्सन को रेफर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, डांस की जगह डांसर। और दो फ्रेज एंड से जुड़े हुए हैं, यानी दोनों क्या किसकी बात कर रहे हैं, सी के लिए बात कर रहे हैं। यानी सी एक टैलेंटेड सिंगर भी है और एक ग्रेट डांसर भी है। सी डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट इन मच डिटेल टू द पुलिस। इन मच डिटेल जैसा कुछ भी नहीं होता है, एक फ्रेज होता है इन डिटेल। क्योंकि अगर आप एरर ढूंढने जाओगे तो जैसे सी है, सी के साथ वर्ब की यूज हुई है, सी डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट, उसने इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया। इन मच डिटेल, तो इन मच डिटेल जैसा कुछ भी नहीं होता है, केवल इन डिटेल। तो उसने डिटेल के साथ पुलिस को जो भी इंसिडेंट था उसके बारे में उसने बताया, उसको डिस्क्राइब किया। तो इन डिटेल का यूज होगा, ना कि इन मच डिटेल। द डॉग बार्क लाउडली एट नाइट वेन इट हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस। अच्छा, उसने स्ट्रेंज नॉइस सुनी, लेकिन इट हर्ड यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही, सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट की बात हो रही। जब पास्ट की बात हो रही है तो द डॉग बार्क क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो डॉग बार्क नहीं आएगा, डॉग बार्कड आएगा, क्योंकि जो बात है वो पिछली रात की बात है, पास्ट की बात है। और अगर एक चीज़ और देखें यहाँ पे, तो लाउडली किसके लिए यूज़ हुआ है, ये लाउडली बार्क के लिए यूज़ हुआ है, वर्ब के लिए यूज़ हुआ है। यानी ये क्या है कि ये एक एडवर्ब है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें बार्क की जगह क्या आएगा, बार्कड आएगा, ईडी। आगे देखते हैं। To ensure fairness during the competition, the judges carefully examined every entries before making their final decision on the winner. यहाँ पे अगर आप आराम से सवाल को पढ़ोगे तो एक चीज़ नोटिस होगी, मैंने बताया था आपको, एवरी, आइदर, एनीथिंग, नाइदर और एवरीथिंग, इस टाइप के वर्डों के साथ जो नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंगुलर का यूज़ करते हैं। तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी, बट यहाँ पर एवरी जो एंट्री है यहाँ पे नाउन आना चाहिए, तो ये नाउन कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो एंट्रीज नहीं होगी, एंट्री होगी। तो एवरी एंट्री, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें एंट्रीज को बदल के क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा। सी हैज़ बिन वर्किंग एज अ ऑफिसर नहीं होता है, एन ऑफिसर होता है, क्योंकि यहाँ पे एक वोवल साउंड है, इन दिस डिपार्टमेंट फॉर ईयर्स। तो आसान सवाल है, ऑफिसर के साथ ए का यूज़ नहीं करते, हम एन का यूज़ करते हैं। दिस फोन इज एक्सपेंसिव ईयर देन द मॉडल आई यूज बिफोर। तो एक्सपेंसिव का जो कंपेरेटिव फॉर्म है वो एक्सपेंसिव ईयर नहीं होता है, हम इसके लिए यूज़ करते हैं मोर एक्सपेंसिव। तो मोर एक्सपेंसिव इज द करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एक्सपेंसिव, और इस टाइप का कोई वर्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब कंपेरेटिव डिग्री में जब हम दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं तो सब्जेक्ट का जो कंपेयर होता है वो सब्जेक्ट के साथ होता है,
और ऑब्जेक्ट का जो कंपेयर होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन अगर इंसान एक हो, अगर कोई एक व्यक्ति है, यानी क्या है बताऊं, मैं यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ 1 पर्सन और 2 क्वालिटीज, एक इंसान की 2 क्वालिटी है। 1 पर्सन 2 क्वालिटी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं मोर, पॉजिटिव डिग्री और देन। तो 1 पर्सन और 2 क्वालिटी हो तो हम उसके लिए मोर, पॉजिटिव डिग्री और देन का यूज करते हैं। और वहीं कंपेरेटिव डिग्री में 2 सब्जेक्ट का कंपेयर हम एक साथ करते हैं और ऑब्जेक्ट का, कभी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर नहीं होगा, आपको यह बात ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। शी ग्लांस्ड एट द पेपर्स एंड सो सम लाइन्स ऑफ पोएट्रीज। पोएट्रीज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको हम कभी भी इस टाइप से प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। पोएट्रीज का क्या हो जाएगा? पोएट्री। तो अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन की थोड़ी जानकारी है तो आप इस सवाल को एक बार में पकड़ लेंगे। ड्यूरिंग द हीटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस द मेयर स्टेडफास्टली रिफ्यूज्ड टू कमेंट इन द अनफोल्डिंग स्कैंडल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो कमेंट है वो इन का प्रिपोजिशन नहीं लेता है, उसके साथ यूज होता है ऑन। कई बार आपने देखा होगा कि कोई किसी पे कमेंट कर देता है, या कई बार न्यूज़ आती है तो कमेंट ऑन आता है साथ में, ना कि कमेंट इन। तो हमेशा याद रखें कमेंट के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? ऑन आएगा। ऑप्शन नंबर डी, सी में कमेंट लिखा हुआ है डी, इनको क्या करना है? ऑन करना है। द ट्रेन विल बी रीच्ड द स्टेशन बिफोर सनराइज टुमारो। टुमारो यानी फ्यूचर की बात हो रही है और बोल रहा है कि कल सूर्यास्त के पहले ट्रेन पहुंच चुकी होगी। पहुंच चुकी होगी यानी परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या यूज करते थे? परफेक्ट टेंस के लिए हम यूज करते थे विल शेल प्लस हैव, और साथ में यूज करते थे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर विल तो हमें दिख रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिख रही है, बी की जगह हम यूज कर लेंगे हैव, तो विल हैव रीच्ड। तो इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा? द ट्रेन विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर सनराइज टुमारो। ऑप्शन नंबर ए, और बी को हटा के क्या करना है? हमें हैव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन द टू सिंगर्स अनीताज स्टाइल इज मोर सिंपल देन दैट ऑफ मीना अकॉर्डिंग टू द जजेस। तो अनीता की स्टाइल मीना की स्टाइल से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो सिंपल का कंपेरेटिव फॉर्म होता है वो सिंपलर होता है। इसके साथ हमें मोर का यूज नहीं करना है, यहाँ सुपरफ्लूस हो जाएगा मोर। और अनीता की स्टाइल का कंपेयर हो रहा है तो मीना के लिए हमें यूज करना पड़ेगा देट ऑफ मीना, देन देट ऑफ मीना। जब भी हम किसी चीज का कंपेयर करते हैं तो देट ऑफ मीना, इंसान का कंपेयर करेंगे तो अनीता का डायरेक्ट मीना से कंपेयर हो जाएगा। और दो सिंगर की बात हो रही है कंपेयर में, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक इंसान की अगर 2 क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं मोर, पॉजिटिव डिग्री और देन, जब एक इंसान की 2 क्वालिटी की बात। आई फाउंड द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड टू सोल्व द इक्वेशन। एक साथ 2 सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं किया जा सकता, तो हमें यहाँ मोस्ट को हटाना पड़ेगा कि आई फाउंड द सिंपलेस्ट मेथड टू सोल्व द इक्वेशन। 2 सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं की जा सकती। ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट को हटा दो, सुपरफ्लोज आ रहा है। आगे देखते हैं। ऑफ ऑल द एथलीट्स सी वॉज द फास्टर इन 100 मीटर रेस दिस ईयर। हमेशा ध्यान रखें जब सब में से एक का चुनाव हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, यानी सब में से एक या जितने भी सब है या सारे स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट की बात करते हैं तो हम उसमें सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ फास्टर नहीं आएगा, द फास्टेस्ट आएगा। और कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब दो लोगों में कंपेयर किया जाए, या दो लोगों की क्वालिटी में बात की जाए, या एक इंसान की दो क्वालिटी में बात की जाए, तो हम वहाँ कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव में जब सब या सारे में से एक की बात की जाए। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑफ ऑल द एथलीट्स, जितने भी एथलीट है सब में से वो अकेली सी वॉज द फास्टेस्ट, वो अकेली सबसे ज़्यादा तेज है या फास्टेस्ट है 100 मीटर रेस में। ऑप्शन नंबर बी, फास्टर को हमें करना है फास्टेस्ट। आई हैव नोन हिम सिंस 10 ईयर्स एंड वी स्टिल मीट रेगुलरली। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि जब सिंस की बात हो तो पॉइंट ऑफ स्टार्ट या स्टार्टिंग टाइम की बात होती है, और फॉर ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो 10 ईयर्स एक पीरियड दिया हुआ है, टाइम का ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। और फॉर के पहले यहाँ पर परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों आ सकते हैं, तो 10 ईयर के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, सिंस की जगह क्या यूज़ होगा? फॉर का यूज़ होगा। तो सिंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, देख लेते हैं। सिंस का एक स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, जैसे बोल सकते हैं स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ स्टार्ट। और फॉर का यूज़ एक पीरियड होना चाहिए या ड्यूरेशन होनी चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम यूज़ कर सकते हैं सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस नवंबर, या कोई ईयर हो तो सिंस 2008, इस टाइप से। और फोर के लिए अगर हम यूज़ करें तो फॉर 10 ईयर्स, जैसे आपने क्वेश्चन में देखा, फॉर डिकेड्स, दशकों तक, फॉर सेंचुरीज, फॉर मोर देन अ ईयर, फॉर मोर देन अ ईयर। जब भी ड्यूरेशन या पीरियड की बात होगी तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, और स्टार्टिंग टाइम या पॉइंट ऑफ स्टार्ट की बात करें तो सिंस का यूज़ करेंगे। ये सिंस और फॉर के दोनों कॉन्सेप्ट है। कितनी बात आपको समझ आई होगी? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सी वोक अप अर्ली, फिनिश्ड हर वर्क एंड गो आउट फॉर अ वॉक। अगर आप ठीक से क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि वोक अप अर्ली, यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही है, तो वो जल्दी उठी। फिनिश्ड हर वर्क, फिनिश्ड भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसने काम खत्म किया। एंड गो आउट, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो गो की फर्स्ट फॉर्म है वो गो है, सेकेंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गोन। तो गो, वेंट, गोन। तो हमें यहाँ सेकेंड फॉर्म चाहिए वर्ब की, तो हम गो का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वेंट का। तो शी वोक अप अर्ली, फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट आउट फॉर अ वॉक। तो ऑप्शन नंबर सी, गो की जगह में क्या यूज़ करना है? वेंट का। आ अम्ब्रेला नहीं होता है, एन अम्ब्रेला होता है। एक तीसरी क्लास का बच्चा ही बता देगा कि एन अम्ब्रेला होता है, क्योंकि उसको यही पढ़ाया जाता है कि आर्टिकल के पहले जब भी वोवेल साउंड आए तो ए और एन का यूज़ करते हैं, वोवेल साउंड के साथ एन का यूज़ करते हैं, और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या जाएगा? एन अम्ब्रेला। आगे देखते हैं। दे हैव लिव्ड इन दिस विलेज सिंस मेनी ईयर्स। मेनी ईयर एक कैलकुलेटेड यूनिट है, यानी ड्यूरेशन या पीरियड की बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं फॉर का। और उसके पहले परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों आ सकता है। तो हमने सिंस मेनी ईयर की जगह क्या यूज़ किया? फॉर मेनी ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी, सिंस को हटा के हमने किया फॉर। देख आसान कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ें आती जो हम पढ़ते हैं, कुछ भी नया नहीं आता पेपर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When we arrived at the station, the train already leaves for its destination. यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि पास्ट में जब दो एक्शन एक के बाद एक हो, पास्ट में जब दो एक्शन एक के बाद एक हो, फर्स्ट और सेकंड, तो जो पहला एक्शन होता है जो सबसे पहले हुआ है वो किस में आएगा?
पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होने वाला एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट में, या सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो पास्ट में जब दो एक्शन एक के बाद एक हो तो पहला एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट, दूसरा एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट। और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट का भी पास्ट होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के भी पहले हुआ हुआ एक्शन, तो पास्ट ऑफ पास्ट। तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, When we arrived at the station, जब हम स्टेशन पर पहुंचे, द ट्रेन ऑलरेडी लीव्स फॉर इट्स डेस्टिनेशन, यानी ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी थी, यानी निकल चुकी थी यानी उसके पहले जब वो पहुंचे उसके पहले ट्रेन निकल चुकी थी, यानी जो बाद वाला एक्शन है ये पहले आएगा। और क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में जब वो वी अराइव्ड जब पहुंचे वो सेकेंड एक्शन है। तो जो पहला एक्शन है वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हम यहाँ पे लीव का यूज़ नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट लिए हम यूज़ करेंगे हैड ऑलरेडी लेफ्ट। क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगा, हैड ऑलरेडी लेफ्ट। और जो सेकेंड एक्शन है वो वी अराइव्ड, हम पहुंचे, तो अराइव्ड सेकेंड फॉर्म है और पास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पास्ट में जब एक के बाद एक दो एक्शन हो तो पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में आता है और दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और एक और चीज़ याद रखनी है हमें कि जब भी कीवर्ड दिए हों, कौन से कीवर्ड, जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली और लेटली, इस टाइप के कीवर्ड अगर क्वेश्चन में दिखे तो जो क्वेश्चन है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में आएगा। कौन से टेंस में आएगा, परफेक्ट टेंस में आएगा। तो ये जितने भी कीवर्ड है ये परफेक्ट टेंस के कीवर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेक्नीशियन विल लुक डाउन द इश्यू टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। हमेशा एक ध्यान रखें कि जो फ्रेजल वर्ब लुक डाउन होता है, क्या फ्रेजल वर्ब है, लुक डाउन। लुक डाउन का जो मतलब होता है वो होता है नीचा दिखाना, या नीचा दिखाना या डिसरिस्पेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसी चीज़ को हम जब एग्जामिन करेंगे या किसी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम लुक डाउन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे लुक इनटू का। तो जो लुक डाउन का मीनिंग होता है वो होता है कंसिडर समवन इन्फेरियर एंड लेस वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, यानी नीचा दिखाना या रिस्पेक्ट ना करना। और लुक इनटू का जो मतलब होता है वो होता है टू एग्जामिन द फैक्ट्स अबाउट अ प्रॉब्लम और सिचुएशन, यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी निकालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन हैप्पीली व्हेन दे आर स्टार्टलेड बाय एन ईरी साउंड। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, यानी पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो व्हेन दे आर स्टार्टलेड, यहाँ आर का यूज़ क्यों हुआ है, पास्ट में हम आर का यूज़ नहीं करते, दे के साथ हम पास्ट में यूज़ करेंगे वर्क का। बाय एन ईरी साउंड, यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब बच्चे खेल रहे थे, तो खेल कब रहे थे, पास्ट में खेल रहे थे। और जब पास्ट में गार्डन में खेल रहे थे तो जब वो साउंड क्रिएट कर रहे होंगे, कौन सा साउंड, ईरी साउंड, तो ईरी साउंड जब क्रिएट कर रहे होंगे तो वो भी तो पास्ट में ही कर किया होगा। तो यहाँ प्रेजेंट लिखने का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पास्ट का ही यूज़ करेंगे। और कोई इंसिडेंट जब पास्ट में चल रहा होता है तो हम सारी बात पास्ट में ही करेंगे, प्रेजेंट में लेकर नहीं आएंगे। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग के साथ दे वर स्टार्टलेड ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, आर की जगह पे हम यूज़ करेंगे वर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्राइवर स्टॉप द बस टू लेट अ हर्ड ऑफ काउस क्रॉस द रोड। क्वेश्चन को पढ़ने में पता पड़ रहा है कि जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है तो हम जो वर्ब का यूज़ करते हैं पास्ट में, जो वर्ब पास्ट की यूज़ होगी वो स्टॉप नहीं होगी, स्टॉप्ड होगी। क्योंकि जब ड्राइवर ने बस रोकी
तो क्यों रोकी थी? ताकि जो काऊ का झुंड है, गायों का झुंड है, वो रोड क्रॉस कर ले और उसके बाद ड्राइवर निकले। तो ये जो बात हो रही है ये पास्ट की बात हो रही है। तो ड्राइवर के साथ स्टॉप का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्टॉप्ड का। तो फेज 13 में मैट्रिक लेवल पे आए हुए हम सभी सवाल देख चुके हैं। अब हम 10+2 लेवल पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 116, फेज 13 में 10+2 लेवल हायर सेकेंडरी लेवल पे आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है कि ही मस्ट हैव बीन वेरी बिजी लास्ट वीक बिकॉज ही इज नॉट आंसरिंग हिज फोन नाउ। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि वो लास्ट वीक बिजी था, यानी वो बिजी था लास्ट वीक, और वो अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बना सवाल का, और यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। और पर्सन लास्ट वीक बिजी था, तो वो अगर फ़ोन को आंसर नहीं दे रहा होगा या आंसरिंग नहीं कर रहा होगा तो पास्ट में ही तो नहीं कर रहा होगा, या लास्ट वीक ही तो नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर नाउ और ईज का कोई काम नहीं है। यहाँ हो जाएगा बिकॉज ही वॉज नॉट आंसरिंग हिज फ़ोन। जब वो फ़ोन आंसर पे नहीं कर रहा था, मतलब लास्ट वीक बिजी था, तो सारी बात कहाँ की होगी? पास्ट की होगी। इसलिए हमें सेंटेंस से नाउ और ईज को हटाना पड़ेगा और ईज की जगह इंप्रूव करना पड़ेगा वॉज। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। द पेंटिंग दैट हैड बीन स्टोलन लॉन्ग अगो वॉज रिकवर्ड एंड वर डिस्प्लेड इन द म्यूजियम यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे मतलब पुरानी बात है, और हैड बीन स्टोलन यानी कोई पेंटिंग है, सब्जेक्ट क्या है? पेंटिंग है, जो चोरी हो चुकी थी। अब उसको क्या हुआ? वो रिकवर्ड हो चुकी है, वॉज रिकवर्ड एंड वर डिस्प्ले। जब पेंटिंग हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है और हम उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, वॉज का, तो यहाँ पर भी हम वॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। तो द पेंटिंग वॉज रिकवर्ड एंड वॉज डिस्प्लेड सही आंसर होगा। तो हम ऑप्शन नंबर सी, और वर को क्या रिप्लेस करना है? वॉज से रिप्लेस करना है। The samples which were collected from the site and sealed for testing is now ready for analysis in the laboratory. The samples यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है। विच वर कलेक्टेड, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और सैंपल एंटीसीडेंट के कारण यहाँ पे क्या वर्ब आई है? वर आई है। यानी सैंपल एक तो प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके लिए वर्ब आई है वर। ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम द साइट एंड सील्ड फॉर टेस्टिंग। ठीक है, इज नाउ रेडी फॉर एनालिसिस इन द लेबोरेटरी। जब हमें पता है कि सैंपल्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम सैंपल के लिए इसका यूज़ तो नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे आर का। तो सब्जेक्ट द सैंपल्स, उसके लिए वर्ब आई द वर, फिर सील्ड और इज। तो इज सब सैंपल के लिए नहीं आएगा, इज आएगा, इज की जगह आएगा आर। तो एरर कौन से पार्ट में? एरर है थर्ड पार्ट में, और इज की जगह हमें क्या करना था? हमें करना था आर। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, जो पिछले सवाल में भी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी डाइव्ड ऑन द लेक ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब क्वेश्चन बता रहा है कि डाइव्ड ऑन द लेक, तो ऑन किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ऑन सरफेस के लिए। जैसे कोई बॉक्स है और उसके ऊपर कोई सामान रखा है, तो इसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है सरफेस के कांटेक्ट में, तो ऑन का यूज़ करेंगे। वहीं जैसे अंदर रखा हुआ इन, यानी उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे इन का। तो जब सरफेस के ऊपर रखा है और कांटेक्ट में, तो ऑन। सरफेस के अंदर है और चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो इन। और अगर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, यानी मोमेंट है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और मोमेंट है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनटू। तो जब कोई डाइव करेगा तो वो पानी में छलांग ही तो लगाएगा और पानी में अंदर जाएगा, तो ऑन का नहीं ना इन का, यहाँ यूज़ होगा इनटू का। तो यहाँ पे जो एरर थी वो एक प्रीपोजिशन की एरर थी, जो कि ऑन की जगह क्या आएगा? इनटू आएगा। समझ में आया सभी को ऑन, इन और इनटू के बारे में? आगे चलते हैं।
ईच स्टूडेंट्स इन द साइंस क्लब पार्टिसिपेटेड इन द वर्कशॉप कंडक्टेड बाय द विजिटिंग प्रोफेसर लास्ट वीक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे वर्ड हो ईच, एवरी या नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग या एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये सब रेफर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं सिंगुलर नाउन को, या बोल सकते हैं एनीथिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये सब। तो जब सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे तो इनके साथ जो नाउन या वर्ड यूज़ होगा वो भी सिंगुलर यूज़ होगा। तो हम स्टूडेंट्स का यूज़ नहीं करेंगे, स्टूडेंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट यानी हर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, हर एक स्टूडेंट या इस विद्यार्थी की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और हमें स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। और आपको याद रखना है कि इन वर्ड्स के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ करते हैं। सिंगुलर वर्ब या इनके आगे आने वाला जो वर्ड रहेगा वो भी सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ड रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड द म्यूरल एंड इंस्पायर्ड मेनी यंग पेंटर्स वर प्रेस्ड बाय द कल्चरल एसोसिएशन एट द एनुअल फेस्टिवल। द आर्टिस्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द आर्टिस्ट। हु क्रिएटेड, हु यानी एक रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है और एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब आई है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट की बात हो रही है। एंड इंस्पायर्ड, यहाँ भी पास्ट की बात हो रही है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ क्लोज है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक वर्ब आई है, वर्ब ये किसके लिए आई है, ये आई है द आर्टिस्ट के लिए। लेकिन आर्टिस्ट तो सिंगुलर है तो हम वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वॉस का। तो वर्ब प्रेस्ड की जगह क्या हो जाएगा, वॉस प्रेस्ड। तो ऑप्शन नंबर सी, और वर्ब की जगह हमें क्या करना था, वॉस करना था। वापस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीकर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट क्लियरली so that everyone understand the topic without difficulty during the workshop। अब स्पीकर एक्सप्लेन, अगर हम शुरू में देखें तो स्पीकर ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो बात हो रही है पास्ट की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है। कॉन्सेप्ट क्लियरली सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड, अब जो अंडरस्टैंड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अंडरस्टूड। क्या यूज़ करते हैं, अंडरस्टूड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो एरर हमारे थर्ड पार्ट में था, जो कि वर्ब का एरर था। अंडरस्टैंड को हमें क्या करना था, अंडरस्टूड करना था, और बात पास्ट की हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। शी लुक्ड ऑन द डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई द फाइनल इंस्ट्रक्शंस। अब एक बात याद रखना कि यहाँ पे लुक्ड ऑन दिया है और वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर रही है। तो इसके लिए हम लुक्ड के साथ ऑन का यूज़ नहीं करते, यहाँ यूज़ करेंगे एट का, लुक्ड एट। लुक्ड एट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, लुक्ड एट का मीनिंग होता है टू एग्जामिन और चेक समथिंग केयरफुली। टू एग्जामिन और चेक समथिंग केयरफुली यानी किसी चीज़ को वेरीफाई करना या एग्जामिन करना, उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं लुक्ड एट। तो यहाँ पर जो लुक्ड ऑन यूज़ किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में एरर था, जिसमें हमें ऑन को हटा के करना था, एट करना था। और जो फ्रेजल वर्ब है लुक्ड एट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है टू एग्जामिन, टू एग्जामिन और चेक समथिंग केयरफुली, समथिंग केयरफुली। आगे बढ़ते हैं। We are looking forward to hear from you regarding the interview scheduled for tomorrow। हमेशा एक बात याद रखें कि लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्रेजल के बाद, फ्रेज के बाद एक जीरंड जीरंड को फॉलो करता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या करता है, एक जीरंड को फॉलो करता है। और जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये होता है जीरंड। तो यहाँ पर अगर हम सवाल को देखें
तो क्वेश्चन को देखने पर लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद यहाँ पे HEAR के साथ ING का यूज़ करेंगे। तो HEAR के साथ ING, तो हियर रिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हियरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर था और इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे हम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे वॉज प्रिपेयरिंग, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, एरर है ये। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे वर का। तो क्या हो जाएगा? दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड। ठीक है, आसान सवाल था। आगे चलते हैं। द रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जामिनेशन सर्क्यूलेटेड टू ऑल सेंटर्स यस्टरडे इज स्टिल अनक्लियर टू मैनी कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द सुपरवाइजर। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो द रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन, रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि एस लगा इंस्ट्रक्शंस के साथ। फिर आया फॉर, तो फॉर एक प्रीपोजिशन है और आने वाला उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो टू फॉर द एग्जामिनेशन सर्कुलेटेड। फिर आया टू, टू भी एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद आने वाला केस ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, जो कि सब्जेक्ट नहीं ले सक, वर्ब नहीं ले सकता। और वर्ब इसके बाद आगे देखें कि टू ऑल सेंटर्स यस्टरडे इज़, तो ये इज़ जो है ये वर्ब किसके लिए आया है? ये हमारे सब्जेक्ट के लिए आया है, और हमारा जो सब्जेक्ट था वो तो प्लूरल था, द रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इज़ का यूज़ नहीं करते हम यूज़ करेंगे आर का यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी, हमें इस को हटा के क्या करना था? हमें करना था आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉक्ड इनटू द इंस्ट्रक्शंस टू चेक इफ द स्टेप्स वर क्लियर। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को चेक करने की बात हो रही है। इसके लिए हम वॉक्ड इनटू का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं वॉक्ड थ्रू का, THROUGH, जिसका मीनिंग होता है टू गो ओवर एंड एक्सप्लेन समथिंग। क्या होता है? टू गो ओवर और एक्सप्लेन समथिंग। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को चेक करने की बात हो रही है, उन्हें एक्सप्लेन से समझने की बात हो रही है। तो इसके लिए हम वॉक थ्रू का यूज़ करेंगे, ना कि वॉक्ड इनटू का। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें इनटू गलत है। आगे देखते हैं। द मीटिंग मिनट्स रिकॉर्डेड बाय द असिस्टेंट कंटेन सेवरल इनएक्यूरेसीज दैट कुड कॉज कन्फ्यूजन ड्यूरिंग फ्यूचर रिव्यूज। द मीटिंग मिनट्स, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। द मीटिंग मिनट्स रिकॉर्डेड बाय द असिस्टेंट, किसने रिकॉर्ड किया? असिस्टेंट ने। फिर आया कंटेंस, जो कि हमारी ये वर्ब। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब होनी चाहिए, और प्लूरल वर्ब के साथ हम एस और ईएस का यूज़ नहीं करते, सिंगुलर वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज़ करते हैं। तो द मीटिंग मिनट्स के लिए कंटेंस नहीं आएगा, कंटेन आएगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कंटेन से हमें एस हटाकर कंटेन करना था। सी यूजुअली इज फॉरगेटिंग हर कीज हेट होम। हमेशा याद रखें कि जो यूजुअली शब्द है ये एक हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है। कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेशनली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, बेयरली। ये जो शब्द होते हैं ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाते हैं, और इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का यूज़ होता है। जैसा कि मैंने लास्ट में कुछ वर्ड लिखे हैं, ये जो वर्ड होते हैं ये नेगेटिव सेंस वाले वर्ड होते हैं और इनके साथ नोट का यूज़ नहीं किया जाता। और हमारे सेंटेंस में यूजुअली यूज़ हुआ है तो ये एक हैबिचुअल एक्शन दर्शा रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज़ नहीं करना है। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है। हम यहाँ पे इंडेफिनेट का यूज़ करेंगे, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। और
और फोर गेट के साथ हम क्या करेंगे, एस का यूज़ करेंगे, तो फोर गेट्स हो जाएगा। और फोर गोट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो हमें यहाँ पे इज फॉरगेटिंग को हटाकर हमें करना था फोर गेट्स। और ये कीवर्ड होते हैं किसी भी सेंटेंस को पहचानने के या इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। ही अटेंडेड एन यूनिक वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग। यूनिक एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, इसके लिए हम एन का यूज़ नहीं करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। जब भी कोई सेंटेंस वोवेल साउंड से शुरू हो तो हम उसको एन से शुरू करते हैं। सॉरी, सेंटेंस नहीं, जब भी कोई वर्ड वोवेल साउंड का हो, नाउन हो, तो उसको हम एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, ए का यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हमें एन को हटाकर ए करना। सी सबमिटेड हर एप्लीकेशन टू वेडनेसडे आफ्टरनून। कभी भी हम दिन को डिनोट करते हैं तो हम टू का यूज़ नहीं करते, ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन संडे, इस टाइप से। तो यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ऑन का। काफ़ी आसान सवाल पूछे थे। हालांकि ग्रेजुएट लेवल में लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले साल अच्छा लेवल के क्वेश्चन पूछे थे ग्रेजुएट में। His argument, shaped by historical analogies and subtle philosophical undertones, lend support to a broader cultural reading. कई बार रिपीट हो रहा है सेम कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जब हमें पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हिज आर्ग्यूमेंट है, और हम सवाल को जब पढ़ते हैं कि बाय हिस्टोरिकल एनालॉजीज, ये ऑब्जेक्टिव केस है, एंड सब्टल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंड, ये एंड से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये दोनों कौन से केस है, ऑब्जेक्टिव केस। और हमारे पास आगे जो वर्ब आई है लेंट, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हीज आर्ग्यूमेंट है। तो लेंट का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे लेंट्स का। इसमें हमें एस लगाना है। और ऑप्शन नंबर सी या थर्ड, नाइदर द प्रोजेक्ट मैनेजर नोर द टीम लीड्स वॉज अवेलेबल फॉर द डिस्कशन। पहली बात हमें यहाँ याद रखनी है कि जो नाइदर का पेयर बनता है वो नोर के साथ बनता है, और जो आइदर का पेयर बनता है वो और के साथ बनता है। और इनके साथ जो भी वर्ड जुड़ा होता है नाउन, तो जो आगे आने वाली वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी जो वर्ब के पास में होता है। जैसा कि हम क्वेश्चन देखते हैं कि नाइदर द प्रोजेक्ट, तो नाइदर और नोर का पेयर है। तो नाइदर द प्रोजेक्ट मैनेजर नोर द टीम लीड्स, तो नोर द टीम लीड्स वॉज, तो यहाँ पर एक वर्ब आई है, और यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि टीम लीड्स है। और प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल होनी चाहिए, तो हम वॉज की जगह क्या कर देंगे, वर कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट हमें क्या ध्यान रखना है, हमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि नाइदर नोर और आइदर और दोनों पेयर कंजक्शन होते हैं, और जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। जिस तरह हमारे यहाँ पे टीम लीड्स के हिसाब से वर्ब आया है, वैसे ही नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम द कमिटी रिव्यूज द प्रपोजल, द फाइनल ड्राफ्ट विल बी सेंट टू ऑल मेंबर्स। यहाँ पर फ्रेज जब बाय द टाइम से शुरू हो, जब हमारा सेंटेंस बाय द टाइम से शुरू हो और बाय द टाइम वाले फ्रेज में प्रेजेंट यूज़ हुआ हो, कौन सा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यूज़ हुआ हो, तो बाद वाले फ्रेज या सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होगा। कौन सा यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बाय द टाइम के साथ लगे हुए टाइम क्लोज में अगर सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया गया है तो मेन क्लोज में फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करेंगे। जैसा कि सवाल दिया है कि बाय द टाइम से शुरू हुआ है, तो बाय द टाइम
द कमिटी रिव्यूज़ यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल क्योंकि एस लगा हुआ है। द प्रपोजल द फाइनल ड्राफ्ट विल बी सेंट, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बी की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हैव करना पड़ेगा, जिसका जगह विल हैव सेंट, और विल हैव सेंट नहीं आएगा, विल हैव बीन सेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज़ होगा, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट सभी मेंबर्स तक पहुँचा दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस, क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट अपने आप मेंबर तक नहीं पहुँचेगा, उसे पहुँचा दिया जाएगा, इसलिए पैसिव वॉइस यूज़ होगा, विल हैव बीन सेंट। तो जो एरर है हमारे फोर्थ पार्ट में है और जो इम्प्रूवमेंट है वो क्या है, विल हैव बीन सेंट। तो हमें फ्रेज ध्यान रखना है कि बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट हो तो आगे फ्यूचर परफेक्ट आएगा। और इसी का एक और फ्रेज बनता है, वो क्या बनता है कि अगर बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, क्या दिया हो, पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे पास्ट परफेक्ट आएगा। बाय द टाइम से ये दो फ्रेज या दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। द टीचर रिकमेंडेड दैट ईच स्टूडेंट सबमिट्स द असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द वीक। हमें यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जब भी ऐसी वर्ब या ये वर्ब यूज़ हो, कौन कौन सी वर्ब, रिकमेंड या सजेस्ट, इंसिस्ट, डिमांड, तो इनके बाद हमेशा जो वर्ब यूज़ होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, बेस फॉर्म यूज़ होता है। द टीचर रिकमेंडेड दैट ईच स्टूडेंट सबमिट्स द असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द वीक। जब भी वाक्य में द टीचर रिकमेंडेड वर्ब, सजेस्ट, इंसिस्ट और डिमांड, इस तरह की वर्ब अगर यूज़ हो रही तो हम आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में टीचर रिकमेंड वर्ब यूज़ हुई है, तो हम आगे जो ईच स्टूडेंट के साथ वर्ब यूज़ हुई है उसमें हमें बेस फॉर्म सबमिट का यूज़ करना पड़ेगा, ना कि सबमिट्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बार बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे ईच स्टूडेंट लिखा है तो सबमिट्स बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चलेंगे तो रिकमेंडेड, सजेस्ट, इंसिस्ट, डिमांड, ये चारों ही वर्ड बार बार रिपीट होती है और इन्हीं से सवाल आता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस सेंटेंस में वर्ब दी हो तो हम कौन सी वर्ब का यूज़ करेंगे, बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। सेम वर्ड ही बार बार यूज़ होंगे और रिपीट होंगे, तो आपको चारों वर्ड हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। द कमिटी टर्न डाउन द प्रपोजल विदाउट स्टेटिंग द कंसर्न आउट। टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है मना कर देना। कमिटी यहाँ पर सब्जेक्ट है और मना कर दिया द प्रपोजल, टर्न डाउन द प्रपोजल विदाउट स्टेटिंग द कंसर्न आउट। कंसर्न आउट, यहाँ आउट की कोई ज़रूरत नहीं है, कंसर्न मतलब चिंता दिखा रहे हैं। तो द कमिटी टर्न डाउन द प्रपोजल, कमिटी ने प्रपोजल का मना कर दिया। यहाँ पे जो आउट यूज़ हो रहा था ये सुपर क्लॉज में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं। जो हमने पिछले तीन क्वेश्चंस देखे हैं वो ग्रेजुएट लेवल के हैं, अब हम ग्रेजुएट लेवल के सवाल कर रहे हैं। HR ऑफिसर फॉलोड अप ऑन द कंप्लेंट्स बट कुड नॉट ड्रॉ ऑन द मेन इशू रेज्ड बाय एम्प्लॉय। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, ड्रॉ ऑन। हम इस ड्रॉ ऑन की जगह एक नई फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे, ड्रॉ आउट, जिसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, जो कि यहाँ पर कंटेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि जो एम्प्लॉय द्वारा इशू रेस किए गए हैं उसके लिए हमने क्या वर्ब, फ्रेजल वर्ब यूज़ की, ड्रॉ आउट, ना कि ड्रॉ ऑन। और क्वेश्चन की कंसर्न को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है, इसलिए हम इसको
ड्रॉ आउट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, जिसका मतलब होता है एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को निकालना। तो फ्रेजल वर्ब की एरर थी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ड्रॉ ऑन की जगह हमें करना था ड्रॉ आउट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सुपरवाइजर कैरीड आउट द इंस्पेक्शन विदाउट पॉइंटिंग एनी इश्यू आउट। कैरीड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, द इंस्पेक्शन विदाउट पॉइंटिंग एनी इश्यू आउट। अब ये बार बार आउट क्यों लगा दिया इसने लास्ट में? यह एक सुपरफ्लोज कंडीशन है, यहाँ पर इश्यू के साथ आउट नहीं आएगा। ग्रेजुएट लेवल में सारे फ्रेजल वर्ब के एरर दिख रहे हैं मुझे, तो अभी तक कुछ नया एरर दिखा नहीं। और जो इम्प्रूवमेंट होगा वो आएगा विदाउट पॉइंटिंग एनी इशू। आउट को हमें रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर 4। द सुपरवाइजर रीच्ड आउट टू द स्टाफ मेंबर्स बट कुड नॉट फिगर अप द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट। फिर एक और फ्रेजल वर्ब की एरर है, यहाँ पर फिगर अप यूज़ नहीं करेंगे, हम फिगर आउट का यूज़ करेंगे, जिसका मीनिंग होता है फिगर आउट का कि टू अंडरस्टैंड और डिटरमाइन समथिंग, किसी चीज़ को समझना और डिटरमाइन करना। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुड नॉट फिगर अप का यूज़ नहीं करेंगे, कुड नॉट फिगर आउट का यूज़ करेंगे। और एरर है ऑप्शन नंबर 3 में। फ्रेजल वर्ब की एरर थी। आपको फ्रेजल वर्ब का नॉलेज होना चाहिए अगर इन एरर्स को सॉल्व करना है। मतलब आपको मेन इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि सारी फ्रेजल तो एक साथ याद नहीं हो सकती है, बहुत सारी है क्योंकि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड दैट द एक्सपेरिमेंट वॉज अनसक्सेसफुल बिकॉज द इक्विपमेंट माल फंक्शंस ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज। जैसे क्वेश्चन को हम अगर ध्यान से पढ़ें तो द साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड, यानी पास्ट की बात हो रही है, साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया। दैट द एक्सपेरिमेंट वॉज अनसक्सेसफुल, ठीक है, ये भी पास्ट की बात हो रही है। बिकॉज द इक्विपमेंट माल फंक्शंस, अब यहाँ पे जो वर्ब आई है इक्विपमेंट के लिए कि इक्विपमेंट माल फंक्शंस, तो यहाँ पर तो सारी बात पास्ट की हो रही थी, तो हम यहाँ भी पास्ट की बात करेंगे, तो सही जो वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? माल फंक्शनड। क्या हो जाएगी? माल फंक्शनड ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज। ऑप्शन नंबर 4 पास्ट में है पूरा कंटेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्यूमेंट वॉज रिप्लीट बाय एरर्स डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ प्रूफ रीडिंग बाय द एडिटोरियल टीम। यहाँ पर जो प्रिपोजिशन बाय है इसका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बाय का हम ह्यूमन के साथ करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विथ का। द डॉक्यूमेंट वॉज रिप्लीट विथ एरर्स डिस्पाइट सेवरल राउंड्स ऑफ प्रूफ रीडिंग बाय द एडिटोरियल टीम। ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हमें बाय की जगह पे क्या यूज़ करना था? विद यूज़ करना था। आगे देखते हैं। द एग्रीमेंट रिमेंड इफेक्टिव सिंस 3 years डिस्पाइट मल्टीपल चैलेंजेस फ्रॉम स्टेक होल्डर। यहाँ पर 3 years एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, और हम सीन्स का यूज़ नहीं करते पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हम यूज़ करते हैं फॉर का। सीन्स का यूज़ हम करते हैं स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए, और यहाँ पर दिया हुआ है 3 year। 3 year हो, 2 year हो, 10 year हो, डिकेड हो, सेंचुरी हो, सबके लिए किसका यूज़ करते हैं? हम फॉर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आसान एरर है, सिंस और फॉर का एरर था इसमें। आगे देखते हैं। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर हु परफॉर्म फ्लॉलेसली ऑन स्टेज। हमेशा याद रखें कि वन ऑफ द के बाद आने वाला वर्ड हमेशा प्लूरल रहेगा। वन ऑफ द के बाद आने वाला जो भी वर्ड है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें कि सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स, नॉट डांसर, तो हमें यहाँ एस लगाना पड़ेगा कि सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स हु परफॉर्म फ्लॉलेसली। तो वन ऑफ द के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हैड दे बीन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल रिस्क्स इन्वॉल्व्ड दे वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड सो एग्रेसिवली। जो हमारा सेंटेंस है ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का एरर है। देखते हैं कि हैड दे बीन अंडरस्टैंडिंग हमारे सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, और वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड हमारा जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है वो क्या होता है? वो होता है इफ़ प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कंडीशन क्या बनती है? सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, जब हेड स्टार्टिंग में आ जाए, इफ़ से शुरू ना होकर हेड से शुरू, तो हेड के बाद आता है सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। और बाकी सेम कंडीशन होती है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर देखें सवाल में जो कंडीशन वाला पार्ट है कि वुड नॉट हैव सजेस्टेड, वुड के साथ हैव लगा है, हैव के साथ इन्वेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है। तो हमें जो स्ट्रक्चर में इम्प्रूव करना है वो हमें फर्स्ट स्ट्रक्चर में करना है कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमें यहाँ बीन हटा कर अंडरस्टैंडिंग को बनाना पड़ेगा अंडरस्टूड। तो अंडरस्टैंड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है अंडर स्टूड। तो वो एरर जो थी वो फर्स्ट पार्ट में थी, हेड दे अंडरस्टूड द फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व्ड दे वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड एग्रेसिवली। और जो हमने नीचे स्ट्रक्चर देखा ये सेम स्ट्रक्चर है दोनों का, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। नीचे वाले को हमने इन्वर्जन में लिखा है और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस हम इसे बोलते हैं। इस कंडीशन के थ्रू आप रिग्रेट करते हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया होता तो आज मैं वहाँ होता। तो इस टाइप के कंडीशनल सेंटेंस इसमें यूज़ होते हैं। हर प्रेजेंटेशन डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स येट इट मिस्ड स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंट। जो यहाँ कंजक्शन है एंड, ये सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है। तो स्ट्रक्चर जो कि एक नाउन है तो नाउन को नाउन से जोड़ने का काम करेगा। तो कोहेरेंट की जगह हम नाउन का यूज़ करेंगे कोहेरेंस। यहाँ पर कोहेरेंट एक एडजेक्टिव है और हमें नाउन का यूज़ करना है तो हम कोहेरेंस का यूज़ करेंगे। तो एंड हमेशा याद रखें सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ कर रखता है। तो हम नाउन के साथ नाउन को जोड़ेंगे। स्ट्रक्चर एक नाउन है तो यहाँ पे कोहेरेंट की जगह कोहेरेंस का यूज़ होगा। काफ़ी अच्छे एरर्स पूछे गए हैं। अगर आप अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझी हैं तो आप इन्हें पहचान पाओगे। ये जो एरर है ये रूल वाले एरर नहीं है कि आपने रूल रट लिए और ये आपसे बन जाएंगे। आपको ग्रामर की बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है इन एरर्स के लिए। द कंपनी ट्राइड टू ब्रिंग ओवर फ्रेश आइडियाज़ टू इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज। एक और फ्रेजल वर्ब का एरर है यहाँ पे कि ब्रिंग ओवर, क्या बोला द कंपनी ट्राइड टू ब्रिंग ओवर। तो ब्रिंग ओवर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ब्रिंग इट से। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? ब्रिंग इट से। ब्रिंग इन से। तो ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, यानी कुछ नया इंट्रोड्यूस करना। कि कंपनी ने क्या किया? कुछ नया इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया, कुछ नया इन्वेंशन करने का ट्राई किया। और फ्रेश आइडिया क्या किया? फ्रेश आइडिया टू इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट, कस्टमर को बढ़ाने के लिए, कस्टमर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया? एक नया आइडिया दिया। तो हम यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब ब्रिंग ओवर की जगह क्या यूज़ करेंगे? ब्रिंग इन का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होता है न्यू इन्वेंशन या इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। ऑप्शन नंबर 1 में एरर थी। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स सी वॉज द स्मार्टर। हम देख चुके हैं कि ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स जब सब में से गिना जाए तो हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे स्मार्टर नहीं आएगा, स्मार्टेस्ट आएगा। और जब हम दो लोगों में कंपेयर करते हैं तो इस कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जो कि स्मार्ट का जो पॉजिटिव डिग्री है स्मार्ट है, कंपेरेटिव डिग्री है स्मार्टर और सुपरलेटिव स्मार्टेस्ट। तो पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में ER लगता है और सुपरलेटिव में EST या IEST। इस बात का ध्यान रखें। तो एरर है ऑप्शन नंबर बी में, स्मार्टर को हमें बदलना था स्मार्टेस्ट में, कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो सब में सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये आज का आखिरी सवाल था। इसी के थ्रू हमने फेज 13 के पूरे 66 एरर देख चुके हैं हम, जो कि 2025 में आए हुए थे। CGL भी देख चुके हैं हम। CGL 2025 में 82 एरर्स, टोटल 148 क्वेश्चन देख चुके हैं हम। अब स्टेनोग्राफर, CHSL, CPO के एरर भी देखेंगे, इम्प्रूवमेंट, फीलर्स और जितनी भी वोकेबलरी है वो सब देखने वाले हैं यहाँ पर। वोकेबलरी में मैं आपको एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ अभी, A to Z वोकेब सीरीज़।
इस वोकेब सीरीज़ पे अभी काम चल रहा है और ये जल्दी आपके सामने होगी। और इसके थ्रू जितने भी मैं वोकेब यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, इससे बाहर आपकी वोकेब नहीं है। कोई वोकेब मैंने बनाई नहीं है, ना कोई बनाता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हमने उसको एनालाइज किया है कि जो ऐसे सवाल पूछता है, कई बार चीज़ें रिपीट होती है, कई चीज़ों का एक दायरा होता है। तो उन चीज़ों में अगर हम देखें तो जो मैं आपको वोकेब देने वाला हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाएगा पूरा। इस वोकेब के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ यहीं से आएगा। और ये A to Z वोकेब सीरीज़ आपको कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री मिलने वाली है, जो कि जल्द ही इसकी क्लास डल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो CGL में आए 2025 में, टोटल 84 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आए हैं। 84 इम्प्रूवमेंट है जो मैं आपको यहाँ पे सारे एक वीडियो में करवाने वाला हूँ, सिंगल वीडियो में। और इसी तरह से हम पूरी प्रैक्टिस यूट्यूब पे सिंगल वीडियो के थ्रू कर लेंगे, जिसमें आपको बार बार भटकना नहीं पड़ेगा या अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। हम एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करते हुए चलेंगे। इसके बाद क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट होता है अगर, तो वो कमेंट सेशन में पूछ सकता है। और इन क्लासेस की जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको पूरी PDF और पूरे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के साथ।